चलिए शुरू करते हैं। अपन कहाँ पहुंच गए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लिया था, फिर गॉस लॉ देख लिया था। गॉस लॉ को हमने समझ तो लिया कि भाई ये है, और इसके साथ में कुछ सवाल भी देख लेते हैं। तो वंस अगेन एक क्यूब की बात करते हैं। कल भी हमने एक क्यूब का सवाल लिया था एंड सर वो एज पे रखा था तो राइट सरफेस से वो निकालना था वो। नहीं, वो अभी नहीं निकल पाएगा, अभी नहीं निकल पाएगा, छोड़ दो उसको। है ना, फिर चेंज भी तो कर दिया था मैंने। हाँ, तो दिस इज द सिचुएशन। ये क्यूब है हमारा और चार्ज रखा हुआ है यहां पर, यानी कि रखा हुआ है चार्ज Q is placed at corner of cube। तो यहां पर मैं नंबरिंग कर देता हूं सरफेसेस की, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो रही टॉप सरफेस, लेफ्ट सरफेस, और हाँ ठीक है ठीक है। ये एक सरफेस है जो कि बताना मुश्किल हो जाएगा, इसको सरफेस नंबर 1 बोल दिया मैंने। समझ में आ रहा है ना, ये अपनी तरफ जो सरफेस है, ठीक है, उससे सरफेस नंबर 1 बोल दिया। तो पूछा हुआ है फर्स्ट फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये तो पहली चीज। दूसरा पूछा हुआ है फाइंड फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस। तीसरा पूछा हुआ है फाइंड फ्लक्स थ्रू कौन सा है, टॉप सरफेस। और फिर है फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1। फिर पांचवा पूछा हुआ है फाइंड फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस, राइट सरफेस। नंबर 6 बॉटम सरफेस। एंड नंबर 7 कौन सा बचा है, रिमेनिंग सरफेस। तो चलिए बताइए, शुरू करते हैं। क्या होना चाहिए फ्लक्स थ्रू द क्यूब? Q by 8 epsilon naught. Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक और क्यूब ऊपर ड्रॉ करूं, यहाँ पर भी एक क्यूब ड्रॉ करूं, ठीक है, और यहाँ पर भी एक क्यूब ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर क्या पूरा चार्ज इन चारों क्यूब में चला जाएगा क्या? नहीं सर, इधर से नहीं जाएगा। इसके चार इधर भी होने चाहिए, सामने है ना। मतलब ये चार इस तरह से हैं, इसके साइड में, इसके मतलब स्क्रीन से बाहर आते हुए चार और होने चाहिए, और उसमें पूरा चार्ज फंस जाएगा। मतलब अभी ये चारों क्यूब में क्या कर रखा होगा कि यहाँ पे आधा चार्ज अक्वायर कर रखा होगा, है ना, आधा चार्ज इन्होंने ले रखा होगा। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, वो आधा चार्ज लेकर बैठा होगा। इतनी बात समझ में आती है? हाँ। इसका मतलब चार्ज एनक्लोज्ड इन क्यूब लिखा जाए, फर्स्ट के लिए लिख सकता हूं चार्ज एनक्लोज्ड इन क्यूब लिखा जाए तो आई कैन से दैट इज इक्वल टू Q by 8। दैट्स व्हाई फ्लक्स फ्रॉम क्यूब वो हो जाएगा Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले का तो आंसर आ गया। नाउ दूसरा वाला कितना है? 0 टॉप सरफेस 0 सरफेस नंबर 1 0। वंस अगेन मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये रहा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करिए कैसा बन रहा होगा। तो इसकी वजह से देखा जाए तो अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होंगी टॉप सरफेस पर, इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि यार यहाँ पर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और अगर एरिया वेक्टर देखा जाए तो सरफेस के परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो एज यू कैन सी ओवर हियर
कि यहाँ पर सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल बन चुका है 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं फॉर, अच्छा लेफ्ट सरफेस हो गया ना, तो लेफ्ट के लिए भी सेम ही एक्सप्लेनेशन में दे सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि लेफ्ट वाली सरफेस मतलब इधर वाली है। अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना इतना आसान है नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ किया है। तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर लेफ्ट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द सरफेस, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। किसका डॉट प्रोडक्ट? EA का। दैट मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट के लिए हमने देख लिया लेफ्ट का। थर्ड के लिए बात करते हैं। तो थर्ड में कौन था? टॉप सरफेस। तो टॉप सरफेस के लिए भी सारी भाषा में ये कॉपी कर सकता हूं। फॉर टॉप सरफेस फ्लक्स इज इक्वल टू 0। फिर मैं बात करता हूं सरफेस नंबर 1, तो उसके लिए भी सेम सिचुएशन। तो सरफेस नंबर 1 मतलब इसको यहीं पर ही 0 कर दिया हमने, है ना, यहां पर ये 0 हो चुका है। नेक्स्ट कमिंग टू राइट सरफेस, Q by 24 epsilon naught. Q by 24 epsilon naught. Bottom surface Same. and remaining surface, Remaining कौन सा है? पीछे वाली, पीछे वाली वो बची, पीछे वाला वो भी सेम पीछे वाली बची। तो उसका हो जाएगा कितना? Q by 24 epsilon. Q by 24 epsilon naught। बाकी लोग ध्यान दीजिए कि यार ये जो अभी चार्ज फंसा है, इसके लिए मैं नया डायग्राम भी बना देता हूँ। ये हमारा चार्ज क्यूब के कॉर्नर पे जब लगा हुआ है, तो उस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर घुसी हैं। ये चार्ज अगर मैंने बनाया तो एक बात सोचो, इस चार्ज की इस सरफेस के सेंटर से दूरी बताइए कितनी होगी अगर साइड लेंथ ए लेता हूं तो। छोड़ो, बताने में बैंड बच जाएगी। बस मैं बताता हूं कि ये अगर L है, इसको मैंने L मान लिया, तो मैं नीचे वाली सरफेस लिया और उसका सेंटर मैंने ले लिया, तो बताओ चार्ज की इससे दूरी क्या L होगी या नहीं होगी? होगी। बिल्कुल होगी। होंगी। इसी तरीके से जो उधर वाली सरफेस है, जो अपने स्क्रीन के उल्टी साइड में है, तो उसमें मैं अगर फ्लक्स देखता हूं तो उसमें भी देख सकता हूं कि उसकी जो दूरी है वो भी क्या आ जाएगी, उसके सेंटर की जो दूरी है वो भी L आ जाएगी। मतलब ये इधर वाली सरफेस का सेंटर बनाया मैंने, इसका जो अपने से दूर की तरफ है, उस साइड में है, तो इसका सेंटर ड्रॉ किया तो आई कैन से कि इसकी दूरी भी L ही बन जाएगी। तो इतनी बात समझ में आती है क्या? इसमें किसी को डाउट? नहीं सर। अभी देखना कि मेरे पास ये चीज तो बन चुका है कि ये बन गया अपना कि इन तीनों की दूरी चार्ज से सेम बनी हुई है। तो मैं एक और चीज कह सकता हूं कि यहां पर जितनी फील्ड लाइंस यहां से गुजर रही होंगी इस सरफेस से, राइट वाली सरफेस से, उतनी ही फील्ड लाइंस इस बॉटम सरफेस से गुजर रही होंगी और उतनी ही फील्ड लाइंस पीछे वाली सरफेस से गुजर रही होंगी। सर ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है दूरी पर, और हम देख सकते हैं कि सारी जो सरफेसेस हैं ये तीनों इक्वी डिस्टेंट है। मतलब जिस तरह से ये वाली सरफेस की दूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से बॉटम सरफेस की दूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से पीछे वाली सरफेस की दूरी है चार्ज से। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गुजरेंगी उनका मैग्नीट्यूड और नंबर दोनों सेम होंगे तीनों सरफेसेस के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि इस सरफेस के लिए फ्लक्स अगर फाई था तो इसके लिए भी फाई होगा, और ये पीछे वाली सरफेस का फ्लक्स भी फाई होगा। पीछे वाली सरफेस का फ्लक्स भी क्या होगा? फाई ही होने वाला है। तो मैं लिख सकता हूं टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो क्यूब में कितनी सरफेसेस हैं?
6 होती है। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल सरफेस, टोटल फ्लक्स जो बना हुआ है वो इंडिविजुअल फ्लक्स का सम होगा। तो 6 सम देखने पड़ेंगे, उसमें से 3 तो 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 प्लस 0। एक का फ्लक्स कितना है, 5 है, दूसरी का भी फ्लक्स 5 है, और तीसरी वाली का फ्लक्स भी 5 है, और ये मिला के कितना बना हुआ है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस 5 is coming out to be Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये राइट वाला, यानी कि 5, 6 और 7, यानी कि 5, 6 और 7 के लिए आंसर आ चुका है Q/24 एप्सिलॉन नॉट। कुछ भी समस्या हो अभी के अभी पूछ लो, शर्माना मत कुछ। डन? हाँ सर। लिखने नोट कर लिया था ना सबने ये? नहीं सर, यस। आगे वाली स्लाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगला सवाल करने से पहले थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस की बात मैं बता देता हूँ। 2 मिनट पीछे वाली स्लाइड लो ना। अरे जब पूछता हूँ तब क्या सोते होते हो क्या तुम लोग? यहाँ पर Q चार्ज दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर Q चार्ज दे रखा है, एंड एक सरफेस इस तरह से स्फेरिकल है, और ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है। और अभी मैं देखता हूं कि फ्लक्स, ये सरफेस को मैंने S1 बोल दिया और इस सरफेस को मैंने S2 बोल दिया। तो ये जो होगा, ये मैंने लिखा कि फ्लक्स फ्रॉम S1 अगर लिखा जाए तो कितना होगा? 0, क्योंकि इस सरफेस के अंदर अभी चार्ज एनक्लोज 0 है। हाँ। तो इस एनक्लोज में अगर 0 है तो इसका फ्लक्स भी 0 होगा। अभी मैं देखता हूं कि Q चार्ज की, मतलब S1 के लिए अगर देखा जाए तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी। तो एज यू कैन सी कि जितना फील्ड लाइंस यहां अंदर घुसा उतना ही बाहर निकला। यानी कि जितना यहाँ पर अंदर घुसने की वजह से नेगेटिव फ्लक्स बना, उतना ही यहाँ पर बाहर निकलने की वजह से पॉजिटिव फ्लक्स बना। तो नेट मिला के मेरे को 0 दिख रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको एक बार क्रॉस करती हैं या 2 बार? एक बार क्रॉस करती है। तो क्या इसका फ्लक्स 0 बनेगा? नहीं बनेगा। तो मैंने मान लिया कि लेट इसका कुछ फ्लक्स बना, तो लेट सरफेस फ्लक्स S2 से जो बना वो फाई नॉट बना, वो फाई नॉट बना। अभी दूसरी सिचुएशन में करता हूं कि ये जस्ट आउटसाइड था ना, तो मैंने क्या कर दिया कि ये अपना वो स्फेरिकल सरफेस बिल्कुल वैसे की वैसी, और ये अपनी रेक्टेंगुलर सरफेस बिल्कुल वैसी की वैसी। बस इस Q चार्ज को जो मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, अंदर ले गए, कि ये जो Q चार्ज है यहां से यहां पर, ये देख सकते हैं Q चार्ज इज डिस्प्लेस्ड वेरी स्लाइटली, मतलब जस्ट बाहर था और जस्ट अंदर ले गए, ऐसा समझो अपन, है ना। बहुत दूर नहीं था, ये इस सरफेस के जस्ट बाहर रखा हुआ था और अभी हमने सरका के जस्ट अंदर ले गए हैं। तो बताइए फ्लक्स फ्रॉम सरफेस S1 इस बार कितना लिखा जाएगा? फाई नॉट प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर जो चार्ज फंसा हुआ है दैट इज Q, तो फ्लक्स बन चुका है Q/एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसकी बात करता हूं तो आई कैन से कि जो फ्लक्स डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है E डॉट dA के इंटीग्रेशन पर, और E डिपेंड करता है चार्ज की इस सरफेस से दूरी पर। तो अभी मैंने जो डिस्प्लेस किया है वो बहुत 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 छोटा है। कितना छोटा है? वो ds छोटा है, और वो इतना छोटा है अगर उसको लिखना चाहें तो वो होगा 0.00000। समझ गए सर? 0, समझ गए ना? हाँ सर। 0 तो अभी मैं लिखता हूं अभी मैं लिखता हूं कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है, इतना छोटा है कि भाई इसको पता ही नहीं लगा, इस प्लेट को जो है पता ही नहीं लगा।
इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल बिल्कुल कोई चेंज नहीं होने वाली। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स जो है लगभग लगभग उतना ही बना रहा जितना पहले ही बना हुआ था, यानी कि पहले अगर फाई नॉट था तो बाद में भी फाई नॉट ही बना रहा। ये समझ में आता है क्या? हाँ सर। जल्दी से नोट कर लो, इसके बेसिस पर एक सवाल करेंगे। डन? यस। एक मिनट। नाउ एक करो जल्दी। मिनट क्यूब है और क्यूब में यहाँ चार्ज रखा हुआ है, कहां पर? कॉर्नर पर। नाउ चार्ज is pushed inside the cube with very small pushed slightly कर लेते हैं ना, slightly है ना। हाँ, ये किसका ईयरफोन है? इसको बंद करो, ये जो भी है। निखिल अपना माइक ऑफ करो बच्चा। ठीक है, फिर लिखा है चार्ज इज पुश्ड स्लाइटली इनसाइड द क्यूब along its body diagonal। तो पूछा हुआ है कि सभी 6 सरफेसेस से फ्लक्स बताओ। फाइंड फ्लक्स थ्रू ऑल 6 सरफेसेस इंडिविजुअली। सभी का अलग अलग बताना है कितना होगा। जो 3 के 0 आ रहे थे उनका 7 क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट और बाकी 3 के तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन। करेक्ट। बाकी लोग करो जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां देख सकते हैं ये था क्यू चार्ज, और अभी क्या करना है, हमें बॉडी डायगोनल के अलोंग चलना है। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है कि ये बॉडी के अलोंग जो सबसे बड़ा डायगोनल है, इसके अलोंग हमने इसको पुश कर दिया तो थोड़ा सा ये अंदर चला गया और यहां पहुंच गया, और ये यहां पहुंच गया। अब देखना, लास्ट की 3 थी ना, उनके क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। हाँ, तो अभी देखो ये अंदर मैंने पुश कर दिया, तो आई कैन से कि इतना स्लाइटली डिस्प्लेस किया है कि भाई इस चार्ज के अंदर आने की वजह से ये जो ऑपोजिट सरफेसेस थी
इनके फ्लक्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों तो मैंने बना दी और इसके पीछे वाली एक और थी, तो मैं लिख सकता हूं फ्लक्स फ्रॉम राइट सरफेस इज इक्वल्स टू Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ये पिछले सवाल में हमने किया ही था। फ्लक्स फ्रॉम बॉटम की अगर बात की जाए, बॉटम सरफेस इज इक्वल्स टू Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पहले ही उतना ही निकाला हुआ था, क्योंकि चार्ज की इनसे दूरी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है, तो लगभग सेम ही रखते हुए अपना फ्लक्स ऑलमोस्ट सेम रहा है। और अभी बचा कौन? पीछे वाला। तो मैं लिखता हूं फ्लक्स फ्रॉम पीछे वाली सरफेस इज इक्वल्स टू Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बचती है कौन सी? बचती है एक तो टॉप वाली, एक लेफ्ट वाली और एक अपनी तरफ वाली बाहर वाली सरफेस। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर अगर इस चार्ज को देखा जाए तो आई कैन से दैट कि ये वाला चार्ज इस ऊपर वाली सरफेस, इस लेफ्ट वाली सरफेस और एक ये बाहर वाली सरफेस से इक्वी डिस्टेंट है। तो इसका मतलब आई कैन से कि यहां से जो ऊपर से फ्लक्स होगा उतना ही लेफ्ट से फ्लक्स होगा, उतना ही बाहर से फ्लक्स होगा। तो लिख सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस on remaining surfaces we can say flux on remaining surfaces are equal, आपस में बराबर हैं। फ्लक्स ऑन रिमेनिंग सर्फेसेस आर इक्वल। तो आप देख सकते हो कि लेट इट बी फाई, मैंने मान लिया फाई है। तो टोटल सरफेस से अगर फ्लक्स लिखा जाए तो टोटल फ्लक्स 3 5 थ्रू Q कितना हो जाएगा बताइए? Q by Q by epsilon epsilon naught. naught. क्योंकि ये पूरा चार्ज अंदर आ चुका है तो Q by epsilon naught एंड दैट शुड बी इक्वल टू 6 सरफेसेस का इंडिविजुअल फ्लक्स। तो ये आ चुका है Q by 24 epsilon naught, Q by 24 epsilon naught, फिर तीसरी वाली का भी है Q by 24 epsilon naught, फिर चौथी वाली का है फाई, पांचवी वाली का है फाई और छठी वाली का है फाई। ठीक है, तो Q by epsilon naught और ये बन चुका है 3Q by epsilon naught यानी Q by 8 epsilon naught। तो ये आ चुका है Q by epsilon naught is equals to Q by 8 epsilon naught plus 3 phi। तो इसके आगे का यहां लिखता हूं, तो ये बन चुका है 3 phi is equals to 7Q upon 8 epsilon naught। तो phi is equals to 7 upon 24 Q by epsilon naught। तो इसका मतलब रिमेनिंग तीन सरफेसेस का भी आ चुका है 7Q by 24 epsilon naught एंड दैट इज द फाइनल आंसर। देखिए समझिए, कोई डाउट हो तो बताइए। डन? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखें कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल की बात करते हैं। तो ये रहा अपना एक पॉइंट। बताइए एक पॉइंट पर बनने वाला टोटल मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना बन सकता है? कोई आइडिया नहीं है क्या सॉलिड एंगल के बारे में? नहीं सर, नहीं है क्या? सॉलिड एंगल पढ़ा होगा तुमने सिर्फ और सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन में। नहीं हुआ हुआ नहीं सर। अच्छा, हुआ ही नहीं क्या? फिर तो नहीं पढ़ा होगा, फिर मैं बता। लास्ट ईयर यूनिट एंड डायमेंशन नहीं हुआ तुम लोगों का?
नहीं सर। तो पढ़ाया नहीं सर, नहीं सर नहीं हुआ। सर लास्ट में ले आए थे सर। लास्ट में? लास्ट में लेने वाले। लास्ट में लेते हमारे। अच्छा लास्ट में लेने वाले थे, लेकिन अभी लास्ट तो आ ही नहीं पाया अभी। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बता देता हूँ तो वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। कोई बड़ा चीज मिस नहीं हुआ है। तो ये क्या है, मैंने आइसक्रीम रखी हुई ऐसे लेटा के रख दी है ना, ऐसे लेटा के मैंने आइसक्रीम रख दी। तो अभी अपने को एक प्लेनर एंगल पता होता है, जो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं। प्लेनर एंगल को मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो प्लेनर एंगल क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना, S/R लिखा जाता है। और उसकी यूनिट हो जाती है रेडियन लिखी जाती है। नाउ एक बनता है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल सर सबसे पहले तो बताइए ये है क्या चीज। तो सॉलिड एंगल के लिए ऐसा समझो कि ये आइसक्रीम में से आइसक्रीम खाली कोन बचा हुआ है, उसको अंदर झांक रहे हो, है ना, उसको अंदर झांक रहे हो, तो वो कैसा दिखेगा, वो एक 3D में जो एंगल दिखेगा वो हमारा बनने वाला है सॉलिड एंगल। उसी को हम जानते हैं सॉलिड एंगल के नाम से, ठीक है। जो अपन कोन को ऐसे ऐसे करके झांको अंदर, कोन को है ना, अंदर से खा चुके हैं आइसक्रीम, है ना, चम्मच से निकाल के खा लो, तो जो अपना कोन बचा हुआ है ना उधर, वो बिस्किट वाला, तो उसको अपन ऐसे देखते हैं, तो वो जो अंदर में 3D एंगल दिखेगा, ये जो कॉर्नर में इधर वाला, हाँ सर। उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और उसको जो डिफाइन किया जाता है, उसको जनरली ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लिखा जाता है ये वाला एरिया। इसको इमेजिन करना, ये एक स्फीयर का पार्ट है, इसको इमेजिन करना, ये एक स्फीयर का पार्ट है, और ये एरिया अपॉन R²। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर बनने वाला सॉलिड एंगल ड्यू टू दिस स्फेरिकल एरिया, वो जो लिखा जाएगा वो होगा एरिया अपॉन R²। अगर एरिया ज्यादा कर दिया जाए तो सॉलिड एंगल ज्यादा हो जाएगा, अगर एरिया को मैक्सिमम कर दिया जाए तो सॉलिड एंगल भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो बताइए एक पॉइंट पर मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना बन सकता है? 360। 4 पाई। एंगल एट अ पॉइंट निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा मैक्सिमम सॉलिड एंगल निकालना है, तो मुझे एरिया भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा एक पॉइंट पर बनने वाला, यानी कि पूरा एरिया कवर कर जाना पड़ेगा। मुझे पता है ना, एरिया बढ़ाएंगे तो सॉलिड एंगल बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ाते बढ़ाते हम कितना बढ़ा सकते हैं, 4πr² अपॉन नीचे था R², तो ये आ चुका है 4π, और इसकी यूनिट जो बनती है वो होती है स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टे रेडियन होती है। तो अभी मुझे एक बात समझ में आ गई कि 3D में जो बनने वाला एंगल है उसे सॉलिड एंगल कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर इसका जो एक पॉइंट पर बनने वाला मैक्सिमम एंगल है वो 4π है, और आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में जो बना हुआ एंगल है, एक पॉइंट लिया और सभी डायरेक्शन में जो बना हुआ एंगल है, सभी तरफ देखते हुए जो बना हुआ एंगल है, उसको 4π हम कह रहे हैं, ठीक है। 3D में जो बन रहा हुआ एंगल है। अब इसका यूज हम देखेंगे पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होगा, तो इसे नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। तो आपने यूनिट क्या बोला हो? 6 रेडियन। सर वो एरिया कौन सा है? एरिया ये वाला है, ये रहा एरिया, जो एरिया कवर करना है ना, जहां पे मुझे सॉलिड एंगल देखना है, ये वाला एरिया। मतलब कोन के ऊपर जो गोल रहता है वो एरिया क्या? हाँ, कोन के ऊपर ऐसा समझो कि मैंने शुरुआत करते ये सा मैंने स्फीयर मान लिया, ये मैंने स्फीयर मान लिया, और ये मैंने सेंटर ले लिया। अब ऐसा कोई कोन बना के तुम्हें देगा नहीं, तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो यहाँ पर कोई ऐसी सरफेस बनी, यहाँ पर थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा, ऐसी सरफेस जो बनी है ना, इस सरफेस ने इस पर कितना सॉलिड एंगल बनाया, तो हम क्या करेंगे, ऐसा डायग्राम बना देंगे। इसका एरिया मैंने बोला A और ये रेडियस R बोल दिया, तो यहाँ जो बनने वाला सॉलिड एंगल होगा इस एरिया की वजह से वो बन चुका है A/R²। समझे? डन, नोट कर लिया सर पिछली साइड ये लो। पिछली साइड सर। और पीछे ये वाला
इसके नहीं, आगे की अरे सर ये रहा आगे। हाँ सर रुको हाँ ठीक है सर, 1 मिनट सर, नोट करना। ओके सर। चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब देखें, मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया जो कि क्यू चार्ज था। फिर मैं देखता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। ये जाती हुई होंगी सभी तरफ, एवरी डायरेक्शन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि एक दिशा के साथ भेदभाव किया, नहीं, सभी तरफ ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, है ना। ये तो मैंने प्लेन में बनाया, अंदर भी घुस रही होगी और बाहर भी निकल रही होगी, ऐसा भी होगा। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सब तरफ जा रहा होगा, है ना। अब ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं, डायग्राम क्लियर बनाना है अपने को। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर अगर ये मैंने एक सरफेस बना दी, कौन सी सरफेस बना दी, स्फेरिकल सरफेस बना दी। स्फेरिकल सरफेस बना दी, तो इस स्फेरिकल सरफेस पे टोटल एंगल कितना बना होगा, टोटल सॉलिड एंगल। 4 तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल सॉलिड एंगल एट पॉइंट इज इक्वल टू 4 पाई। अब बताइए कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर इस सरफेस में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक और चीज मैं ये देखता हूं कि यहां से जो Q चार्ज था वो बिल्कुल सेंटर पर था, तो आई कैन से कि यहां से जो निकलने वाली फील्ड लाइंस होंगी सभी तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। हाँ सर। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि टोटल सॉलिड एंगल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। इतना बात समझ में आता है। हाँ सर। तो टोटल 4 पाई एंगल के लिए, 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। अब इसको कंक्लूड करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स, सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स अगर लिखा जाए तो वो क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 पाई का मतलब क्या हो गया कि इसने सारी चीजें कवर कर ली, सारी डायरेक्शन कवर कर ली। तो मुझे पता है कि इस पूरी सरफेसेस में जो फ्लक्स बनेगा, कंप्लीट में जो फ्लक्स बनेगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि 4 पाई एंगल को कवर करते हुए जो सरफेस बना रखी है उस सरफेस से फ्लक्स बनेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि 4 पाई सॉलिड एंगल से जुड़ा हुआ फ्लक्स जो है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आती है। हाँ सर। तो मैं बोल सकता हूं कि यूनिट सॉलिड एंगल के लिए अगर फ्लक्स लिखा जाए तो वो होगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि ओम सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स वो लिखा जाएगा ओम इंटू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओम इंटू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास फ्लक्स बन चुका है। किसी भी ओम सॉलिड एंगल अगर पूछा जाए तो उससे निकाला हुआ फ्लक्स, उससे निकालने के लिए अगर फ्लक्स पूछा जाए तो हम इस यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। हाँ ओम, क्या डाउट है बोलो। ओम हैंड रेज किया ना, क्या डाउट है। ये सर गलती से हो गया। तो वंस अगेन मैं बोलता हूं कि पूरी सरफेस में अपना जो फ्लक्स है वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरी सरफेस के लिए सॉलिड एंगल कितना बना, 4 पाई बना। यानी कि 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट सॉलिड एंगल के लिए है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओम सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स बन चुका है ओम इंटू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब समझिए, अब मैं यहां पर आपको याद दिलाता हूं कि कुछ चीजें हैं अपने को फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। मान लीजिए ये कोई स्फीयर मैंने बना रखा था और इस स्फीयर का ये कोन भी बना रखा है और इसमें ये लीनियर एंगल या प्लेनर एंगल थीटा है। मतलब वर्टेक्स पे जो बनता है ना एंगल, तो वर्टेक्स के एंगल का आधा पार्ट उसको मैंने थीटा बोल दिया, तो यहां पर ये जो सॉलिड एंगल लिखा जाता है, ये कोन तो अभी भी अपने पास है, तो इस कोन से जुड़ा हुआ सॉलिड एंगल लिखा जाता है, वो होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। फिर से बताता हूं, ये मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी में मैंने क्या कर दिया, एक कोन इस तरह से इमेजिन कर दिया, बिल्कुल यही तरीके, ये रहा, ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं, तो कोन का ये जो लीनियर एंगल है, ध्यान दीजिए कौन सा वाला एंगल है ये, कि टोटल एंगल का आधा, उसे अगर हमने थीटा कहा तो हमने पाया कि कोन से बना हुआ सॉलिड एंगल लिखा जाता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वो टोटल प्लेनर एंगल का आधा है ना थीटा? हाँ, टोटल ये वर्टेक्स एंगल जो बना है ना, उसका आधा है थीटा। यस सर। तो यहां पर जो सॉलिड एंगल बन जाता है कोन से जुड़ा हुआ, वो आ जाता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ जाता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी देखो, 4 पाई के लिए फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट के फ्लक्स है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओम सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स है ओम इंटू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओम सॉलिड एंगल का फ्लक्स आ चुका है, तो बच्चा ओम हमने यहां से निकाल भी तो लिया ना, ओम हमने यहां से निकाल भी लिया। तो इसे अगर यहां यूज किया जाए, इसको इसमें यूज किया जाए, तो मैं लिखता हूं ओम सॉलिड एंगल का फ्लक्स, ओम की जगह ये यूज कर लेते हैं, दैट इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई ऊपर 4 पाई नीचे, खत्म हो गया। तो ये आ चुका है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सर आपने ये कौन के लिए निकाला ना वो? कौन सा वाला? ये ओम का? ये ओम क्या? हाँ हाँ, ये कौन के लिए निकाला, मतलब इसमें ये डाउट था या स्टेटमेंट था, क्या था ये? नहीं, फिर ये सॉलिड एंगल भी नीचे का कौन के लिए दिया ना वो? ओम थोड़ा की तेज वैल्यू बोलो। सर, ओम की वैल्यू कौन की डाली नीचे? ये कौन से बना हुआ सॉलिड एंगल है। फिर फिर ये है कि उस कोन से जुड़ा हुआ जो सॉलिड एंगल था, उसके लिए फ्लक्स हमने निकाल लिया, तो वो आ गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ समझ। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, कुछ भी बोलो। सर वो थीटा लिए वो 2D का है कि 3D का है? 2D भाई, प्लेनर एंगल है, मैं 2D उसी है टाइम ना? पर बोला था ये प्लेनर एंगल है। अगर वो पता ही होता 3D वाला, तो फिर निकालते क्या? अरे 3D वाला अगर पता ही होता तो फिर इतनी निकालने की मेहनत ही क्यों करता, मैं थीटा यूज करता ना सीधा। तो देख लीजिए यहां पर ये जो वैल्यू आई है, ये जो फाइनल रिजल्ट बना है, इसका अपन काफी यूज करेंगे, ठीक है। एनी डाउट आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। देख लो, सॉलिड एंगल नई चीज है, थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। नोट कर लिया? एक मिनट। पर सर ये जो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा वाला लिखा है, वो तो सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज के लिए वैलिड होगा ना? हाँ, एकदम सेंटर पर चार्ज होगा तभी। अच्छा।
चलिए शुरू करें। एक मिनट चलिए पेरेंट्स मीट के वक्त आप हो गए? फिर से बोलो बच्चा, आवाज नहीं आई आपकी ढंग से। तो पेरेंट्स मीटिंग के वक्त आप हो गए क्या आज? हाँ, पेरेंट्स मीटिंग के वक्त में होगा। कितनी बजे है वो? 11 बजे? 11 बजे। ठीक, हाँ मैं होऊंगा ना। तो सबका अलग अलग टाइमिंग है सर। है ना? हाँ मुझे भी यही लग रहा था। अब तुम लोगों का टाइमिंग मुझे पता नहीं था कितने बजे। बाईपास का 11 बजे। ओके। सिडको का टाइमिंग क्या है सर? हमारे यहाँ पर सब बच्चे के सर सिडको टाइमिंग क्या है? सिडको टाइमिंग मुझे यार टाइमिंग का आइडिया नहीं है। मैं आ जरूर जाऊंगा। मैं आ जरूर जाऊंगा, मुझे टाइमिंग का इतना आइडिया नहीं है। स्वप्निल तुझे पता है क्या सर ने क्या बनाया है आइडिया इसका? नए नए बैच का पता है, उनका 1 बजे से है, उनका 1 बजे से। इनका पता नहीं, ओके इनका पता नहीं। सिडको का बताओ, किसी को पता होगा तो। चलो अभी 12 पता लग जाएगा यार, उनकी जिम्मेदारी है बताना, हमारी जिम्मेदारी है बताना, है ना? बताएंगे नहीं तो कैसे आएगा? तो वो आ जाएंगे, चिंता मत, है ना? तो अभी मतलब इस पूरी चीज का एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या हुआ। कि एक ले लीजिए अपना, एक मैंने ले लिया क्यू चार्ज, और ये स्फेरिकल सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, और यहां पर मैंने कोन ले लिया, ठीक है? और इस कोन से जुड़ी हुई इस तरह से कोई सरफेस होगी, यहाँ पर एक सरफेस इस तरह से ये बनी हुई होगी, है ना? इस कोन की वजह से बनी हुई यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट बना हुआ होगा। एंड मुझे दिया गया है ये जो एंगल है, ये दे दिया गया है टोटल एंगल 120 डिग्री, है ना? ये जो टोटल एंगल दे दिया गया है दैट इज 120 डिग्री। तो पूछा गया है कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस Q by 4 surface epsilon naught. ड्यू टू कोन, Q by 4 epsilon naught. Q by वो हो 4 जाएगा epsilon Q naught. बाय 2 4 एप्सिलॉन नॉट epsilon 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा क्या लिया जाएगा? 60 by 60 डिग्री, है ना? 10 by 120 by 2, तो 60 डिग्री बन जाएगा। तो दिस इज 1 by 2, तो ये आ चुका है Q by 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 by 2, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी Q by 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? Q by 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कमिंग आउट टू बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू द बेस। अब एक और चीज मैं बोलता हूं कि यहां पर हमने तो क्या बोला, कर्व सरफेस से इतना निकला है, मैंने सेकंड पार्ट लिखा कि बताइए फ्लक्स थ्रू बेस ऑफ कोन कितना होगा? ठीक है, इसमें तो क्या बोला था, कर्व्ड सरफेस के लिए बोला था। इसमें मैंने बोला है कि जो बेस बना हुआ है ना, कोन का कुछ बेस होगा ना, उस पर बताइए कितना फ्लक्स बनेगा। Q by pi Q बाय पाई आर स्क्वायर साइन 60 epsilon naught. मतलब √3 Pi r square. देखो फ्लक्स क्या इंडिकेट करता है, डेफिनेशन बताओ, एकदम पहली लाइन लिखी थी फ्लक्स के बारे में, number of field lines नंबर ऑफ passing फील्ड लाइंस through पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो अभी surface. ये एक कर्व सरफेस थी, और यहां पर मैं एक ऐसा बेस भी बना लेता हूं जो यहां था। फिर मैं देखता हूं कि यहां से जितनी फील्ड लाइंस जाएंगी उतनी ही कर्व से गुजरेगी, उतना ही बेस से गुजरेंगी, है ना? कर्व सरफेस तो ये रहा और बेस ये रहा। तो आई कैन से कि जितनी फील्ड लाइंस कर्व सरफेस से गुजरती हैं उतनी ही बेस से गुजरती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर Q by 4 epsilon naught. Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट बनेगा फ्लक्स एसोसिएटेड विद द बेस। समझे? हाँ चलिए नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
ऐसा क्यों आया, ये लिख सकते हैं कि फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू बेस, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू बेस is equals to field lines through curved surface. तो सेम फंडे से लिख दिया कि भाई फील्ड लाइन सेम क्रॉस कर रही है तो फ्लक्स भी सेम जाता हुआ पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दिया गया है, यहां पर है इसका चार्ज है Q, और इससे कुछ x दूरी पर एक डिस्क बना हुआ है, डिस्क बना हुआ है जिसमें कि दिया गया है रेडियस r, रेडियस r दिया हुआ है। फिर अभी देखो Q चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी डायरेक्शन में जाएंगी। तो दिया गया है फ्लक्स एसोसिएटेड विद डिस्क is 1/4 of flux associated with point charge. Find relationship between R and X. R equal to R by X equal to √3 है। Correct. बाकी लोग चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हो क्या रहा है कि मुझे एक डिस्क दे दिया गया है और डिस्क से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डिस्क से फ्लक्स निकालने के लिए अगर मैं एकदम बेसिक तरीके से सोचूं, है ना, मेथड 1 में यहां लिखता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना है कि फ्लक्स लिखा जाता है डी फाई इज ई डॉट डी ए लिखा जाता है ना, ई डॉट डी ए लिखा जाता है। और अगर मुझे फाई चाहिए होगा तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई चाहिए होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए चाहिए होगा। तो अभी देखो, अब समस्या क्या है कि इस डिस्क पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर पॉइंट पर सेम होगी? नहीं होगी। हर पॉइंट पर डिस्टेंस अलग, तो हर पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग और डायरेक्शन भी अलग।
तो अब मैं चाहता हूं कि इंटीग्रेशन यूज किया जाए, तो कोई ना कोई छोटा सा एलिमेंट तो यूज करना ही पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द एलिमेंट, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर पाए? रिंग। रिंग रहेगा। यहां से मान लीजिए कि y दूरी पर dy का एक मैंने रिंग ले लिया। अब इससे होगा क्या, ये सोचो। ऐसा अगर मैंने लिया तो क्या यहाँ पर रिंग के हर पॉइंट की दूरी इस क्यू चार्ज से सेम है या डिफरेंट है? सेम है। अब मैं देखता हूं कि रिंग पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर देखता हूं तो ये ऐसा बना, और लेट से ये एंगल कुछ थीटा था, तो मैं देख सकता हूं यहां पर भी ये एंगल थीटा बना होगा। सिमिलरली मैं अगर इसका जुड़वा भाई नीचे बनाता हूं डायमेट्रिकली ऑपोजिट, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे थीटा पर बनी होगी। तो आप देख सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनी है, और एरिया वेक्टर बनेगा तो हम सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये मैं इस प्रकार से दिखा देता हूं कि इसका छोटा सा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बना हुआ है। तो मैं देख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने एरिया वेक्टर के साथ में हमेशा हमेशा थीटा एंगल बनाया हुआ है। सर हमेशा कहां, आपने तो 2 ही पॉइंट देखे सर, बाकी रिंग में भी तो कितने सारे पॉइंट है। तो आप खुद से विजुअलाइज कीजिए, रिंग ऐसा था, रिंग इस तरह से बना हुआ था, है ना, ऐसा बना हुआ था, और चार्ज यहां पर था, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 जा रही होंगी। तो आप देख सकते हो कि हमेशा एंगल थीटा ही बन रहा होगा। क्या इतना दिमाग विजुअलाइज कर सकते हैं अपन? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना है तो निकालना पड़ेगा E, निकालना पड़ेगा dA, और वो बन जाएगा 2 पाई y dy, और cos थीटा लिखना पड़ेगा। अब E की वैल्यू किसके टर्म्स में डालेंगे, ये डालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ E, तो वो हो जाएगा KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो दूरी हो गई, और उसका स्क्वायर करना है। फिर 2 पाई y dy, फिर साथ में आएगा cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा, बोलो कितना, x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या लिख रहा हूँ, चाइनीज तो नहीं समझ लग रही है? समझ रहा सर। तो अभी देखो यहां पर अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, आधे लोग तो वही मर जाएंगे। तो मैं यहां तक मैंने कर दिया है, किसी की इच्छा हो तो कर देना। इंटीग्रेशन में y की लिमिट रखनी है, तो y की लिमिट 0 से लेकर इसके रेडियस r तक, y की लिमिट 0 से लेकर इसके रेडियस r तक सॉल्व कर लेना, फ्लक्स आ जाएगा। तो उसको cos थीटा के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेट करेंगे तो अच्छा है। तो उसमें d थीटा चाहिए होगा ना, कैसे करेगा d थीटा? cos थीटा के टर्म्स में रख तो ले, लेकिन लिमिट तो इंटीग्रेट तो फिर d थीटा चाहिए होगा उसके साथ में, वो तो नहीं है अपने पास। तो ये मेथड आप देख सकते हो। से भी आ रहा, अरे रुक मतलब जाना, और अरे रुक जा, मेथड। अरे रुक जाना, रुक। तो अभी ये तो हुआ मेथड 1, जिसमें कि अपनी बैंड बच जाने वाली है। अब इसी के लिए अपना बचने के लिए अपन ने पढ़ा था गॉस लॉ, और अगर गॉस लॉ करोगे तो 2 लाइन में सवाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें चाहिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। तो अभी मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये बिल्कुल वही डायग्राम बन चुका है जो कल, मतलब इस वीडियो, सॉरी इस क्वेश्चन में हमने देखा था। मतलब गंदा बन जाएगा है तो मतलब ये समझ लेना कि हमने इस कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना देख रखा है, बोलो हाँ या ना? समझा सर, समझा सर, समझा। और मुझे पता है कि जितना फ्लक्स यहां से होगा उतना ही इस डिस्क से भी होगा, ठीक है? तो अगर मैं लिखता हूं कि यहां पर ये जो एंगल बना है, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो मैं लिख सकता हूं फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू बेस। और फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस हमें लिखना आता है, और वो होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा की जगह इस बार क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, पिछले सवाल में किया है ये सब चीजें, ठीक है? अब दूसरी बात देखना,
फ्लक्स एसोसिएटेड विद द डिस्क इज 1/4 ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज से जुड़े हुए फ्लक्स का 1/4 इस डिस्क से जा रहा है। इसका मतलब पॉइंट चार्ज से कितना निकलता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कितना जा रहा होगा, Q बाय बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो सॉल्व करते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फा, दैट मींस कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/2, दैट मींस अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अल्फा अगर 60 आ गया तो मैं इस ट्राइंगल पर आता हूं, है ना। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, किससे ड्रॉ करें, ये इससे ग्रीन से कर लेता हूं। तो ये मैंने ड्रॉ किया, तो इस ट्राइंगल के लिए लिखा जाए तो लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू r बाय x, है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अल्फा की वैल्यू है 60, तो tan अल्फा हो जाएगा √3 इक्वल्स टू r बाय x, और यहां से अपना काम समाप्त हो जाएगा। यही तो पूछा था, संबंध पूछा था r और x के बीच का, और वो आ गया। डन। यस, नहीं सर एक मिनट लिखूंगा। लिखो लिखो। हो गया सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी कर्व सरफेस के लिए, कोनिकल सरफेस के लिए अगर फ्लक्स निकालना हो तो इसकी मदद से, सॉलिड एंगल की मदद से निकालना हमें काफी आसान हो जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं यूज ऑफ गॉस लॉ, कि मतलब इसका प्राइमरी यूज किया जाएगा वो क्या होगा। तो उसका यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे आगे जैसे पढ़ेंगे पता लग जाएगा। फिर कि सर फिर गॉस लॉ लगाना है तो हमें गॉसियन सरफेस क्या दी जाएगी सवाल में, क्या कोई बॉडी अगर मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट चार्ज है, लेट से मुझसे पूछा गया पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या ये दिया जाएगा कि गॉसियन सरफेस खुद से सवाल में बना के? तो जनरली नहीं दिया जाएगा, जनरली नहीं दिया जाएगा और खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि ऐसी अगर सरफेस बनानी है तो ऐसी सरफेस बनाएंगे जिससे कि अपनी लाइफ आसान हो, है ना। मान लिया मैंने ऐसा सरफेस बना दिया, ये r दूरी पर ऐसा करके कुछ कुछ ऐसा करके ऐसा ऐसा करके बना दिया, अब बनाते जाओ फिर गॉस लॉ कर दो। तो यहाँ पर मैं लगाता हूं कि भाई Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो गया क्या इस सरफेस से? बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन लिखता हूं E.dA, क्या मैं इंटीग्रेशन करने लायक होऊंगा? क्या मैं इंटीग्रेशन करने लायक होऊंगा? नहीं सर, नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर एरिया वेक्टर देखें तो ऐसा, यहाँ पर एरिया वेक्टर देखें तो ऐसा, यहाँ पर एरिया वेक्टर देखें तो ऐसा, और यहाँ पर ऐसा, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल इज गोइंग टू बी डिफरेंट। इसका मतलब हमें गॉसियन सरफेस खुद से चूज करनी है, और दूसरी बात हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए, ऐसा नहीं कि हमारी बैंड बच जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे और अगली क्लास में अपन देखेंगे।